नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार तालिबान की जो खबरें आ रही हैं और तालिबान के ऊपर जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है उस पर लगातार वीडियोस बन रहे हैं। कल मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था कि किस तरह से तालिबान सरकार का ओरिजिन हुआ, अफगानिस्तान में क्या प्रॉब्लम रही है और किस तरह से चीज़ें वहाँ पर डेवलप हुई हैं। आज का वीडियो जो है वो कुछ और चीज़ों को मद्देनज़र है, इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से अफगानिस्तान का जो भी इंसिडेंस होता है, अफगानिस्तान का जो भी एक्टिविटी होती है, उसका डायरेक्ट असर हिंदुस्तान के ऊपर पड़ता है। ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस जीएस 2 में बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसी बातें बहुत ज़्यादा आप पढ़ते नहीं हो। तो आज की जो बात जितनी बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान, अगर हम लोकेशन देखते हैं, अफगानिस्तान का जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, ना सिर्फ आज से बल्कि हिंदुस्तान के 2000-3000 साल के इतिहास से लेकर। चाहे आर्यंस का आना हो, चाहे आपके सिकंदर का आना हो, चाहे कुषाण का आना हो, या हुण आए या बाबर आया, सब लोग अफगानिस्तान के माध्यम से आए हैं। इनफैक्ट यूपीएससी ने तो एक सवाल एक बार पूछा था 2014-15 में कि भाई जितना भी लड़ाई होती है वो कुरुक्षेत्र में क्यों हुई है लड़ाई, क्योंकि वही एक रास्ता आता है जिससे इंडिया में एंट्री हो सकती है। सिर्फ अंग्रेज जो हैं वो साउथ से आए, अन्यथा सब लोग जितने भी आए सब ऊपर से अफगानिस्तान से आए। तो अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदुस्तान के डिफेंस के ऊपर। अब ये तो पुरानी बात हो जाती है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो इंडिया का सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो हमारे वेस्टर्न जो फ्रंटियर वहीं से होता है। पहले अफगानिस्तान था, अब अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान हो गया है। तो इंडिया हमेशा नज़र रखता है कि अफगानिस्तान में क्या एक्टिविटी हो रही है। आज का जो वीडियो है उसमें एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हामिद गुल। हामिद गुल आईएसआई के पूर्व चीफ रह चुके हैं। 87 से लेकर 89 के बीच में हामिद गुल चीफ रहे, लेकिन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आज जो भी हमारे देश में चीज़ें हो रही हैं उससे कुछ मामलों में। हमारे यहाँ जो टेररिज्म हो रहा है, इनफैक्ट पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है, उसके अंदर भी हामिद गुल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पे डिस्कस करना बहुत जरूरी था। इसके बारे में अमूमन ज़्यादा हम मीडिया में सुनते नहीं हैं, क्योंकि इनकी डेथ 15 दिसंबर 2016 में हो चुकी है। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो सोच है, उस बंदे की सोच थी, वो आज भी जिंदा है। टेररिज्म के नाम पे आज भी वो जिंदा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। हामिद गुल 1958 में पाकिस्तान के ऑफिसर बनते हैं, कमीशन्ड होते हैं, और बनने के बाद ही 6-7 साल के बाद जब 1965 की जो वॉर होती है, हामिद गुल जो कि एक पश्तून है, यानी कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो पश्तून है वो वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। और 1958 में आर्मी ज्वाइन करने के बाद 1965 की जो वॉर होती है हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, चाविंडा की लड़ाई होती है। ये पाकिस्तान का इलाका है जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में टैंक की लड़ाई हुई थी, और इतनी बड़ी और ख़तरनाक लड़ाई हुई थी जिसको कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रशिया यूएसएसआर से कहते हैं, यूएसएसआर और नाजी सेना जर्मनी के बीच हुई थी, उसके बाद सबसे बड़ी लड़ाई रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, चाविंडा की लड़ाई 1965 में। दोनों देश की तरफ से लगभग 150 जो टैंक लड़ाई मतलब पार्टिसिपेट किया था, लगभग 50 हज़ार सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। इस लड़ाई में हामिद गुल का भी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वो एज अ टैंक कमांडर वहाँ पर उनको सर्विसेज देनी थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इंडिया ने थोड़ा बहुत वहाँ पे एरिया जीत लिया था, लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जीत लिया था, लेकिन हामिद गुल वहाँ पर एक ऐसा हीरो बन के निकले थे। हामिद गुल उसके बाद ब्रिगेडियर का 1978 में ब्रिगेडियर का उनको पद मिल जाता है, और धीरे धीरे चलता रहता है मामला। इसी बीच 1978 में जब ब्रिगेडियर बनते हैं तो उससे पहले ही यूएसएसआर अफगानिस्तान में एंट्री कर जाता है। अब यूएसएसआर अफगानिस्तान में एंट्री क्यों करता है, इसका मुख्य कारण यह था, जैसे मैंने कई बार कहा है कि यूएसएसआर एक ठंडा एक देश है, उसके जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी पोर्ट हैं, वो सब सर्दियों में बेकार हो जाते हैं। इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी बर्फबारी होती है कि सर्दियों में बेकार हो जाते हैं। अब अगर उसे कोई भी एक्टिविटी करनी है, कहीं से कुछ ट्रैवल करना है, कुछ करना है, तो उसे गर्मियों का इंतजार करना पड़ता है।
यूएसएसआर हमेशा चाहता है कि उसके पास ऐसे कुछ पोर्ट हों जो सर्दियों में भी इस्तेमाल किए जा सकें। इसीलिए वो अफगानिस्तान के माध्यम से, यूएसएसआर ऊपर है, नीचे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के नीचे बॉर्डर में आते हैं, अफगानिस्तान के बाद नीचे पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान का एक वो तो साउथ पाकिस्तान है यहाँ पर, वहाँ का जो बंदरगाह था उसको चाहता था यूएसएसआर अफगानिस्तान के सहारे पाकिस्तान का एक बंदरगाह पे नज़र रखे हुए था कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वो बंदरगाह इस्तेमाल कर लेगा। और ये बंदरगाह चूंकि गर्म प्रदेश में है तो 24 आवर्स और 12 महीने खुला रहता है। ये असल में स्ट्रेटेजी थी यूएसएसआर की। कम्युनिज्म वगैरह सब वो था ही, लेकिन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसएसआर इस बात पे भी नहीं रखा हुआ था। इसीलिए अफगानिस्तान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब अफगानिस्तान में ऐसे लोग आते हैं जो कि कम्युनिस्ट हैं तो रशिया चाहता है कि किसी तरह से उसका रोल, उसका जो काम है ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे वो। अच्छा, अब जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आ जाता है तो अमेरिका सऊदी अरब के साथ मिलकर और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर वहाँ पे मुजाहिदीन क्रिएट कर देता है। और ये मुजाहिदीन जो कि अलग अलग देशों से आए हुए मिलिट्री ग्रुप होते हैं, मिलिट्री ग्रुप कह लीजिए या टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, वो मिलकर यूएसएसआर के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें गोरिल्ला वारफेयर के माध्यम से हरा भी देते हैं। जब इतना कुछ हो रहा होता है, इतने चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ये बात आती है 1987-88 तक आते आते हो जाती है। जो हामिद गुल है, हामिद गुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ के पूरे सिस्टम को बनाने में। उस समय तक एक बड़ा ऑफिसर होता है और जिया उल हक जो हैं वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं। जिया उल हक का ये बिल्कुल समझे खास इंसान होता है और ये इसके माध्यम से आईएसआई और अमेरिका वगैरह जो हैं वो यूएसएसआर को हराते हैं। इसी बीच में थोड़ा सा संबंध जिया उल हक और हामिद गुल का खराब हो जाता है। नो डाउट जिया उल हक उसको 87 में आईएसआई का अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट चीफ बना देते हैं, बट संबंध कुछ खराब हो जाते हैं इनको कुछ। इसी बीच में अगले साल ही 1988 में ही जिया उल हक का प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिया उल हक की प्लेन क्रैश की जो खबर है वो कुछ दिनों से चल रही होती है कि ऐसा हो सकता है, और उसके बावजूद भी रोका नहीं जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। काफी नजरें जाती हैं कि शायद हामिद गुल ने ऐसा किया हुआ, लेकिन हामिद गुल बहुत ही समझदारी से काम करता है। वो पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो हिंदुस्तान के ऊपर फोड़ देता है। ये खबर कि हिंदुस्तान ने किया है, ये जो एक कॉन्सेप्ट है या एक जो बात है कि जो भी हमारे देश में क्या होता है कि कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं पाकिस्तान ने किया है, विदेशी शक्तियों का हाथ है। तो यही चीज हामिद गुल अपने देश में करता है। जो कुछ भी होता है वो उसका ठीकरा हिंदुस्तान में फोड़ना शुरू करता है, इनिशिएट करता है हामिद गुल। और वहां के जो सिविल सर्वेंट हैं इस बात को बढ़ान करते हैं कि नहीं ये तो जिया उल हक को तो हिंदुस्तान के लोगों ने मारा है, हिंदुस्तान के रॉ ने मारा है इसके अंदर। ये बात हो रही है 1988 की। इसी बीच में रशिया जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है या करने वाला ही होता है। अब हामिद गुल ये चाहता है कि किसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर उसकी मनपसंद सरकार बन जाए। उसकी मतलब क्या कि प्रो पाकिस्तानी सरकार बन जाए, प्रो पाकिस्तानी सरकार बन जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिज्म था, कुछ नेता वहां के कम्युनिस्ट थे। भले ही यूएसएसआर वापस जा रहा था, लेकिन हो सकता है कि ऐसे लोग वहां बैठ जाएं जो कि कम्युनिस्ट हों, तो ऐसा ना हो कि कम्युनिस्ट बन जाएं। इसीलिए हामिद गुल पूरा वहां पर सिस्टम देख रहा था और इस बीच में वो कोशिश कर रहा था कि उसके लोग जो कि प्रो पाकिस्तानी हो या प्रो अमेरिका हो वो वहां बैठे। काफी जद्दोजहद के बाद, काफी कुछ के बाद, पाकिस्तान वहां के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये यूएसएसआर है काफी अनस्टेबल होता है। कुछ सरकारें बनी वहां पर, 2-3 सरकारें बनती हैं। यूएसएसआर जा चुका है और उसके बावजूद भी वहां पर कुछ सरकारें बनती हैं, लेकिन वो मनपसंद नहीं थी हामिद गुल और पाकिस्तान के, तो वो लोग जानबूझ के उसको अनस्टेबल कर देते हैं। और अनस्टेबल करने से ये होता है कि जो मुजाहिदीन होते हैं वहां के, जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स अलग अलग जगह से आए थे, उनके बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और यहां तक कि करप्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है, एक अनस्टेबिलिटी फैल जाती है, एक क्योस फैल जाता है पूरे अफगानिस्तान के अंदर। यही सब 4-5 साल निकल जाते हैं और तभी जब तालिबान आता है, ये है 1994 की बात हो रही है, जब तालिबान आता है तो पूरे अफगानिस्तान जो कि त्रस्त हो चुका है मुजाहिदीनों से, अलग अलग मुजाहिदीन अलग अलग देशों के, कुछ सूडान के हैं, कुछ मिस्र के हैं, कई ईरान के हैं,
तो उनसे जो त्रस्त हो जाता है, तो जैसे ही तालिबान आता है तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान का सपोर्ट करता है। जहां जहां तालिबान जाते हैं पीछे पीछे अफगानिस्तान के लोग जाते हैं। अब ये एक ऐसा चाल चलता है कि पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता है। एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे अफगानिस्तान को एक सरकार थोपी जाती है कि जो कि प्रो पाकिस्तानी होती है। अपने इस काम में हामिद गुल सक्सेसफुल हो जाता है। अब जो मुजाहिदीन होते हैं वहां के, जो बचे रह जाते हैं, तालिबान ने तो कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन कुछ मुजाहिदीन बचे रह जाते हैं, उनका क्या? उनको बहुत समझदारी से एक लश्कर तोयबा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और लश्कर तोयबा को इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान के ऊपर। आपने नाम कई बार सुना होगा, पेपरों में लश्कर तोयबा का नाम सुना होगा। इसी बीच पाकिस्तान एक काम और करता है, वो जरीब ए मोमिन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करता है। जरीब ए मोमिन, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर। जरीब ए मोमिन का मतलब होता है कि हम एक नए तरीके से मिलिट्री मतलब स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे कि इंडिया के ऊपर हम नए वेपन्स और नई स्ट्रेटजी के तहत उस पर अटैक करेंगे जिससे कि इंडिया को मैक्सिमम नुकसान हो। यह नाम होता है जरीब ए मोमिन, जिस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम हो, और इसको हामिद गुल स्टार्ट करता है। उस समय तक जिया-उल हक खत्म हो चुके हैं और बेनजीर भुट्टो आ चुकी हैं। हामिद गुल बेनजीर भुट्टो के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैडम, अगर हम इंडिया में कुछ धार्मिक रूप से चीजों को भड़का पाए तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी, खासकर पंजाब के अंदर। अगर हम पंजाब के अंदर खालिस्तान के मैटर को भड़का पाए, खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसको हम सपोर्ट कर पाए, तो जितना खर्चा हमें एक डिवीजन लगाने में होता है उतने से पैसे में, मतलब फ्री में, इंडिया हमें डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर डिवीजन लगाना है जिसमें कि हजारों आर्मी के लोग लगते हैं, बहुत पैसा खर्चा होता है, तो वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और इंडिया जो है वो अपने पंजाब प्रांत में ही इन्वॉल्व रहेगा, बिजी रहेगा। हामिद गुल का ही एक कहते हैं कि एक सपना होता है या एक अपना एक स्ट्रेटजी होती है जिसके कारण से खालिस्तान मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हो जाता है। खालिस्तान मूवमेंट वो होता है, पंजाब में हुआ था, जिसमें कुछ खालिस्तानी लोग, कुछ सिख लोग, खालिस्तानी लोग ये चाहते हैं कि पंजाब हिंदुस्तान से अलग होकर एक नया देश बनाए जिसका नाम है खालिस्तान। भिंडरावाला वगैरह का नाम आपने काफी सुना होगा। तो सब उसी कॉन्सेप्ट से आए हुए थे। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। साथ में हामिद गुल के प्लानिंग के हिसाब से कश्मीर पे भी चीजें की जाती हैं और कश्मीर पे भी धार्मिक रंग दिया जाता है, इस्लामिक रंग देने की कोशिश की जाती है और वहां पर भी हिंदू मुसलमान का सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाता है। लश्कर तोयबा के जो मेंबर रहते हैं, जो अफगानिस्तान में जो आतंकवादी बचे रह गए थे, उनको कश्मीर भेज दिया जाता है और पूरे के पूरे जो अफगानिस्तान के मिलिटेंट हैं एक तरह से एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर भयंकर तरीके से टेररिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदुस्तान के दो प्रांत, जम्मू कश्मीर और पंजाब, टेररिज्म की गिरफ्त में आ जाते हैं और लेट 80s और अर्ली 90s में बहुत बुरा हाल होता है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान को दुखी करने में हामिद गुल का बहुत बड़ा रोल है। हिंदुस्तान ना सिर्फ फाइनेंशियली दिक्कत रही, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे आर्मी पर्सनल और कहते हैं कि फैमिलीज, बहुत सारे लोग मारे गए। यहां तक कि पाकिस्तान में जो भी गलत होता है, चाहे तालिबान सही करे, गलत करे, या वहां के पाकिस्तान के जो टेररिस्ट, पाकिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट है ना, वो लोग अगर पाकिस्तान का नुकसान करते हैं उसका भी ठीकरा हिंदुस्तान के ऊपर फोड़ दिया जाता है। तो यही जो सोच है, ये कॉन्सेप्ट कि हिंदुस्तान ने क्या होगा, ये सोच भी हामिद गुल की से आता है। तो हामिद गुल ने हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, कश्मीर में नुकसान पहुंचाया, पंजाब में नुकसान पहुंचाया और एक परसेप्शन जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है कि हिंदुस्तान ने क्या होगा, वो भी जनरेट करने में सफल रहा। हामिद गुल जब 1990 के आसपास, जब तालिबान की सरकार नहीं आई थी और रशिया वापस जाने की कोशिश कर रहा था, तो कोशिश करता है कि किसी तरह से अफगानिस्तान की जगह का नाम है जलालाबाद को वो कैप्चर कर ले और वहां पर अपना मनपसंद सरकार जो है करते हैं। इसमें अमेरिका का सपोर्ट होता है, लेकिन बेनजीर भुट्टो जो कि उस समय तक पीएम बन चुकी होती हैं, उनको बताते नहीं हैं और अटैक कर देते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। यह अलग बात होती है कि वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होते हैं और अफगानिस्तान की जो सेना है वो किसी तरह से जलालाबाद को बचा ले जाती है। बेनजीर भुट्टो को जब पता लगता है तो बहुत गुस्सा होता है उनको और वो इनको अपने पद से हटा देती हैं और ये रिटायर कर दिए जाते हैं।
इसका रिटायरमेंट के बाद ये अपनी लाइफ जीते हैं और टीवी में आए और टीवी में ये बहुत ही प्रो इस्लामिक और प्रो पाकिस्तानी एजेंडा लेके चलते हैं, वो पाकिस्तान के फेवरेट बन जाते हैं। लेकिन जितना नुकसान उन्होंने करना था वो कर दिया होता है। इनकी कुछ बातें जो समझना जरूरी है, उन्होंने 2-3 बातें मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जैसे कि एक बात उन्होंने कही कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर हमेशा से ही गलत स्ट्रैटेजी अपनाई। अब ये बड़ा समझते हैं, हो सकता है हम लोगों को बहुत गलत लगे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है कि हामिद गुल कहता है कि हिंदुस्तान ने हमेशा गलत कहते हैं कि हामिद गुल ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा वहां पर एक गलत पार्टी में रहा, गलत साइड में रहा। जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका लीड कर रहा था तो हिंदुस्तान सोवियत यूनियन के साथ में था। आज जब अफगानिस्तान के अंदर चाइना लीड कर रहा है तो हिंदुस्तान अमेरिका के सपोर्ट में आ गया है। तो इंडिया हमेशा पीछे ही रहा है और हिंदुस्तान इसलिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान के मैटर में थोड़ा पीछे ही रहता है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन ये सच है कि हिंदुस्तान में मुझे पसंद लगता है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर बहुत क्लियर नहीं है। इंडिया को समझ में नहीं आ रहा कि अभी वहां पर करा क्या जाए। कल मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूं, हिंदुस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि करा क्या जाए। दूसरा, जो भी टेररिस्ट रहे, जो भी इस्लामिक टेररिज्म जो आया हिंदुस्तान के अंदर, या जो सोच आई, एक जिहादी सोच आई, उसको बढ़ावा देने में हामिद गुल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जिहादी हो गए, इनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हामिद गुल के। तो हामिद गुल का जो भी रहा है, चाहे लश्कर तोयबा के साथ रहा हो, चाहे अलकायदा के साथ रहा हो, या कश्मीर का मूवमेंट हो, खालिस्तान का मूवमेंट हो, हामिद गुल का एक रोल रहा है। और इंडिया आज भी उसके जाने के बाद भी, वो चला गया है लेकिन उसके जाने के बाद भी हिंदुस्तान आज उसकी सोच से लड़ रहा है। मैं तो इस वक्त प्रार्थना करूंगा कि इंडिया इस सोच से लड़ के जीत सके और जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर हो। लेकिन ये सच है कि कभी कभी कोई ऐसे कैरेक्टर पैदा होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके होते हुए तो वो होते ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं, लेकिन कुछ जाने के बाद भी वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ जानते हो, आप समझते हैं, तो आपका जो परसेप्शन है, आपका जो दिमाग है, वो और खुलता है। और सिविल सर्विसेज है ही क्या, आपका जब तक जितना दिमाग खुलेगा आप डिफरेंट परसेप्शंस को देखेंगे, समझेंगे। कुछ आपको पसंद आएंगे, कुछ आपको पसंद नहीं आएंगे, बट ये मैटर नहीं करता कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। आपका परसेप्शन खुलता है, आपका दिमाग खुलता है और आपके आंसर्स की क्वालिटी उतनी ही बेहतर हो पाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।